नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार दत्तक पिता के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य है, जहां आवेदक के दत्तक विलय का कोई खंडन नहीं है। जस्टिस एएस सुपेहिया ने निधि की मां द्वारा दायर याचिका सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी, जिसमें निधि के जन्म प्रमाण पत्र में अपने दूसरे पति निधि के दत्तक पिता का नाम शामिल करने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार अदालत के फैसले पर जोर नहीं दे सकता, क्योंकि दत्तक ग्रहण के संबंध में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में दत्तक ग्रहण अधिनियम धारा 16 के तहत अनुमान लगाया गया है, चूंकि उसकी बेटी निधि के दत्तक ग्रहण विलय का कोई खंडन नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता अनीस खान की मौत की जांच करने वाले विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जो इस साल फरवरी में हावड़ा के अमता इलाके में अपने घर के बाहर मृत पाए गए थे। सलेम खान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जांच को किसी तीसरी एजेंसी को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि एसआईटी ने जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया और अपनी जांच को सर्वोत्तम प्रथाओं पर सख्ती से आधारित किया। ये देखते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 और 161 के तहत बयानों सहित सभी सामग्री और फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट को जांच के दौरान सबूत के रूप में जोड़ा गया था। अदालत ने कहा, एसआईटी के अनुसार सबूत पुलिस कर्मियों सहित व्यक्तियों के एक समूह के कृत्यों और चूक की ओर इशारा करते हैं। छापेमारी दल की ओर से चूक और छापे को ही एसआईटी द्वारा दोषपूर्ण पाया गया है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया निष्कर्ष प्रशंसनीय है और ये सत्र न्यायालय के परीक्षण और निष्कर्षों के अधीन है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकारों को बातचीत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जब प्रतिवादी ने आवेदक के पत्रों का जवाब नहीं दिया हो। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता को लागू करने की परिसीमा अवधि को ऐसे परिदृश्य में नहीं बढ़ाया जाएगा। जस्टिस के लक्ष्मण की एकल पीठ ने माना कि परिसीमा अवधि तब शुरू होगी जब भुगतान की देयता पक्षकार द्वारा विवादित हो और केवल पत्र लिखने से परिसीमा अवधि का विस्तार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 148 के तहत पारित आदेशों के मामले में संशोधन के दायरे पर चर्चा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती है और हाईकोर्ट के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ प्रधान सत्र न्यायाधीश चेन्नई के एक आदेश के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अधिनियम की धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चेक अनादर के लिए कारावास अपील के निपटान तक के आदेश को चेक राशि का 15% जमा करने के अधीन निलंबित कर दिया। 3 दिन के बच्चे के इच्छित माता पिता ने सरोगेट मां से बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। सरोगेट मां वर्तमान में एक आपराधिक अपराध के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में है। दरअसल दंपति जैविक माता पिता ने सरोगेसी का विकल्प चुना था और एक 31 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ एक सरोगेसी समझौता किया था। हालांकि गर्भावस्था की अवधि के दरमियान सरोगेट मां को एक आपराधिक मामले में फंसाया गया और साबरमती सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फार्मास्यूटिकल उत्पादों के 2 निर्माताओं को ट्रेडमार्क लूज आउट का उपयोग करने वाले उत्पादों के निर्माण, बिक्री, विज्ञापन और प्रचार से स्थायी रूप से रोक दिया है, जो भ्रामक रूप से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लूज के समान है। जस्टिस ज्योति सिंह ने निर्माताओं को किसी भी अन्य ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों के निर्माण और बिक्री से भी रोक दिया, जो समान या भ्रामक रूप से लूज या इसके वेरिएंट के समान है, ताकि उल्लंघन न हो सके। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU के प्रशासन ने पूर्व छात्रों द्वारा जारी खुले पत्र के जवाब में एक बयान जारी किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोड टू कॉम्बैट सेक्सुअल हरासमेंट SHARIC के तहत नियुक्त 2 महिला छात्र फैसिलिटेटरों फीमेल स्टूडेंट फैसिलिटेटर्स के खिलाफ NLSIU के एक वर्तमान स्टूडेंट द्वारा यौन उत्पीड़न के अनुभव को बताने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की निंदा की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को चीनी वीजा के कथित घोटाले के संबंध में एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का मौखिक आश्वासन दिया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को बताया कि कार्ति के खिलाफ उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस नीरल आर मेहता की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि CRPC की धारा 439 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती है जो किसी अन्य अधिनियम के तहत परिकल्पित शक्तियों का प्रयोग करती हो। अदालत ने माना कि इस तरह की कोई भी शर्त पूरी तरह से अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। संक्षेप में मामले के तथ्य ये है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 406, 420, 114 और 120B और गुजरात प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स वित्तीय प्रतिष्ठानों में एक्ट 2003 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह का गुरुवार 23 जून को निधन हो गया। महिला जज जस्टिस इंदु प्रभा सिंह पटना हाईकोर्ट की पहली जज और इसकी राज्य पीठ की पहली महिला जज होने का गौरव रखती है। वो 1971 में पटना हाईकोर्ट में बार में शामिल हुई और 1985 में बेंच में अपनी पदोन्नति से पहले एक सरकारी वकील GP नियुक्त की गई। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय माहेश्वर सिन्हा, सदस्य सीनेट ऑफ लॉ फैकल्टी और विधि परीक्षक बोर्ड, बिहार विश्वविद्यालय के तत्वाधान में अपने कौशल हासिल किए। उप प्राचार्य SKJ लॉ कॉलेज और लोक अभियोजक मुजफ्फरपुर, जो अपनी बेटी की तरह अपनी बेदाग ईमानदारी और अथक साहस के लिए जाने जाते थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।